साए के पीछे कुछ न कुछ छिपा है, एक ऐसी चीज जिसे हम देख या छू नहीं सकते, मगर वो हमारे चारों ओर है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि उसने हमारे ब्रह्मांड को गढ़ा है, मगर वो भी ये नहीं जानते कि वो क्या चीज है या वो कैसे आकार ले सकती है। क्या उस रहस्यमय चीज ने अपने तारे और ग्रह भी बना लिए हैं? और क्या वो स्याह ब्रह्मांड एक दिन हमारे ब्रह्मांड से आ टकराएगा? क्या सचमुच एक शैडो यूनिवर्स है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन। जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू विज्ञान शो। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो प्रकाश से भरा हुआ है। कम से कम आसमान को देखने पर हमें तो यही लगता है, मगर अब साइंटिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे मैटर भी हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं। हम जानते हैं कि वो डार्क मैटर मौजूद है क्योंकि हम उसकी ग्रेविटी के खिंचाव को महसूस करते हैं। मगर उस छिपी हुई दुनिया में चल क्या रहा है? क्या उसने अपने डार्क तारे, ग्रह और शायद जीव भी बना लिए हैं? क्या उस शैडो यूनिवर्स से हमारे इस प्रकाश वाले ब्रह्मांड को खतरा है? गर्मियों के मौसम में मैं अक्सर रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ फुलझड़ियों से खेलता था। उससे निकलती चिंगारियां अंधेरे में बहुत तेज नजर आती थी और ऐसा लगता था कि उनके पास से हर चीज गायब हो रही है। उस वक्त हम ये भी भूल जाते थे कि उनकी एक एक हरकत को एक इनविजिबल हाथ कंट्रोल कर रहा है। वैसा ही एक इनविजिबल हाथ हमारे ब्रह्मांड के मूवमेंट को भी गाइड करता है। एस्ट्रोनॉमर इस बात का दावा करते हैं कि एक नजर नहीं आने वाले मैटर का विशाल समंदर तारों को उनके तय रास्ते से खींच रहा है। उस अनजान मैटर का असली स्वभाव जानना ही आज कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल है, शायद पूरी फिजिक्स का। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट राफेल लैंग उन साइंटिस्टों में से एक है जो डार्क मैटर को पकड़कर उसकी स्टडी करना चाहते हैं। हम ये तो जानते हैं कि डार्क मैटर का वजूद है, मगर ये नहीं जानते कि वो किस चीज का बना है। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो वहाँ है। मैं यही कर रहा हूँ, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो किस चीज का बना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हम सिर्फ उस डार्क मैटर की ग्रेविटी के हल्के से खिंचाव को ही महसूस कर पाते हैं। उसके पार्टिकल तो उस मैटर के आर पार चले जाते हैं जिससे हम बने हैं। इसीलिए ये काम सिर्फ अपने हाथों से मछली पकड़ने जैसा है। डार्क मैटर के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, जैसे कि एक्स-रे हमारी खोपड़ी के पार चली जाती है। हम जिन पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं उन्हें इसलिए जानते हैं कि हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पकड़ना आसान होता है, मगर हम डार्क मैटर को आज तक नहीं पकड़ पाए, इसलिए उसके बारे में कुछ भी जानना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपने हाथों से मछली पकड़ने की कोशिश करें तो शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। मछली बहुत तेज और बहुत ज्यादा फिसलने वाली होती है। हम हाथों से कभी मछली नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमें इसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है। और डार्क मैटर को पकड़ने के लिए राफेल को एक ऐसी चीज चाहिए जो उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। हमें ये तो मालूम है कि डार्क मैटर में भी मास होता है। हम जिन पार्टिकल्स को जानते हैं उन्हें अपना मास मिलता है हिग्स बोसोन से। जो कुछ भी हिग्स बोसोन से इंटरेक्ट कर लेता है उसे मास मिल जाता है। हिग्स बोसोन पार्टिकल एक ऐसा इनविजिबल फोर्स फील्ड बनाते हैं जो ब्रह्मांड को भर देता है। हम तो यही मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में किसी भी चीज को मास मिलता है हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करने पर। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि डार्क मैटर को भी हिग्स बोसोन से भी मास मिलता है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब हम हिग्स बोसोन चैनल के जरिए डार्क मैटर से संपर्क कर सकते हैं। अगर डार्क मैटर को भी
मास हिग्स बोसोन से ही मिलता है, तब राफेल उनका इस्तेमाल एक टूल की तरह करके डार्क मैटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं और तब उनके लिए ये मछली पकड़ने का काम ज्यादा आसान भी हो जाएगा। हिग्स बोसोन एक टूल की तरह काम कर सकता है, मछली पकड़ने के कांटे की तरह, जिससे हम डार्क मैटर को पकड़ सकते हैं। ऐसे में एक सिरे पर हम होंगे और हम इस सिरे पर हिग्स बोसोन से बात करेंगे, जबकि दूसरे सिरे पर हिग्स बोसोन होंगे, वो डार्क मैटर से बात करेंगे। लेकिन हर माहिर मछुआरा ये जानता है कि सही टूल होने का ये मतलब नहीं कि आप मछली पकड़ ही लेंगे। राफेल इटली में एक अंडरग्राउंड डिटेक्टर पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है ज़ीनॉन 100। उसमें एक बड़ा सा वैट लगा है जिसमें 100 किलो बिल्कुल प्योर और हाईली इनर्ट लिक्विड ज़ीनॉन भरा होता है। लिक्विड ज़ीनॉन बहुत ही डेंस होता है, इसलिए उसके एटॉमिक न्यूक्लियाई भी डेंसली पैक्ड होते हैं, क्योंकि उससे डार्क मैटर को इंटरेक्ट करने के लिए काफी मसाला मिल जाता है। आइए हम थोड़ा सा डार्क मैटर लेते हैं और उसे लिक्विड ज़ीनॉन में डालकर देखते हैं कि क्या होता है। अंदर जाने के बाद वो ज्यादातर लिक्विड ज़ीनॉन को तो इंटरेक्ट किए बिना ही पार कर लेता है, लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो एक ज़ीनॉन एटॉम न्यूक्लियस को किक कर देता है। फिर वो ज़ीनॉन न्यूक्लियस बहुत तेजी से टैंक में भागता है और अपने पीछे प्रकाश के निशान छोड़ता जाता है। ऐसे में हम शायद डार्क मैटर को तो नहीं देख पाते, मगर ज़ीनॉन में भागते न्यूक्लियस को जरूर देख लेते हैं। ज़ीनॉन 100 डिटेक्टर पर काम करने वाली टीम सन 2008 से ही एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, मगर अभी तक उसे डार्क मैटर का कोई भी संकेत नहीं दिखा है। मगर राफेल मानते हैं कि इससे बड़ा और बेहतर डिटेक्टर ज़ीनॉन 1 टन शायद इस कोशिश में कामयाब हो जाए। ज़ीनॉन 1 टन हमारे आज के डिटेक्टर से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। उससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आज हमें जिस काम के लिए पूरे साल भर इंतज़ार करना पड़ता है वो हम कुछ दिनों में कर लेंगे। अगर राफेल का अंदाजा सही है तो जल्दी ही हमें डार्क मैटर की पहली झलक दिख सकती है, मगर उसे ढूंढने का एक और तरीका भी हो सकता है। डार्क मैटर को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे बनाना। जॉन बटरवर्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और जिनीवा के LHC के एक लीडिंग एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट है। उस विशाल मशीन ने ही सन 2012 में मशहूर हिग्स बोसोन बनाया था। उसके अलावा उसने मैटर का हर वो पार्टिकल भी बनाया जिसे हम जानते हैं। साथ मिलकर ही उन्होंने पार्टिकल का स्टैंडर्ड मॉडल बनाया। इस स्टैंडर्ड मॉडल की मदद से हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं और यही वो चीज है जिनसे ब्रह्मांड की हर चीज बनी है। मैं भले ही ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की हर चीज उन फंडामेंटल पार्टिकल से बनी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि शायद डार्क मैटर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। जॉन जैसे पार्टिकल फिजिसिस्ट को ये अंदाजा तो हो गया कि वो डार्क मैटर पार्टिकल कैसे हो सकते हैं, मगर वो एक ऐसी बात है जिससे सच्चाई मुंह के बल नीचे गिर जाती है। मैं अभी लंदन आई में हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करने की बिल्कुल सही जगह है। एंगुलर मोमेंटम का अंदाजा लगाने के लिए हम घूमने वाली किसी भी चीज की स्पीड को उससे एक्सल की दूरी से गुना कर देते हैं जिसके ऊपर वो घूम रही है। फंडामेंटल पार्टिकल में भी एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे फिजिसिस्ट स्पिन कहते हैं। ब्रह्मांड में पार्टिकल भी दो तरह के हैं। एक तो है मैटर पार्टिकल जिनसे ब्रह्मांड की हर चीज बनी है, और दूसरे हैं फोर्स पार्टिकल जो प्योर एनर्जी को कैरी करते हैं। ये दोनों अलग अलग स्पीड पर स्पिन करते हैं। मान लीजिए कि जॉन भी एक पार्टिकल है और वो लंदन आई के चारों ओर स्पिन कर रहे हैं। अगर वो फोर्स पार्टिकल होंगे तो उनकी स्पीड बिल्कुल अलग होगी, लेकिन अगर मैटर पार्टिकल होंगे तो उनकी स्पीड आधी हो जाएगी। मगर हर फिजिसिस्ट ये जरूर मानता है कि फोर्स और मैटर के सारे पार्टिकल के छिपे हुए काउंटर पार्ट भी होते हैं जो बिल्कुल अलग तरह से स्पिन करते हैं। अगर हम ये मान लें कि सारे फोर्स कैरियर एक ही स्पीड पर स्पिन करते हैं और मैटर पार्टिकल्स आधे की स्पीड पर, तो सवाल ये उठता है कि अगर हम उनकी अदला बदली कर दें तो अगर फोर्स कैरियर को आधे की स्पीड पर स्पिन करवाने लगे तो अलग स्पीड पर घूमते हुए फोर्स पार्टिकल के ये वर्जन असल में मैटर होंगे। ऐसे में फोटोन का एक मैटर वर्जन फोटिनो, जॉन नाम के फोर्स पार्टिकल का एक मैटर पार्टिकल होगा जोनिनो।
हम कह सकते हैं कि बिग बैंग के वक्त भी ऐसे बहुत से पार्टिकल बने होंगे और वो ब्रह्मांड में घूमते रहे और कुछ नहीं किया। हम उन्हें डार्क मैटर कह सकते हैं। सच कहें तो डार्क मैटर भी यही करता है। जॉन भी LHC से पैदा हुए तमाम बिग बैंग में से फोर्टिनो जैसे फोर्स पार्टिकल के वो मैटर वर्जन्स ही ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है और इसी वजह से जॉन काफी परेशान है। हमें अभी तक पार्टिकल्स के उस दूसरे हिस्से का कोई भी सबूत नहीं मिला है। वैसे अभी भी उम्मीद तो है, पर यह कहना पड़ेगा कि अब उम्मीद उतनी नहीं है जितनी पहले थी। हमें शैडो यूनिवर्स तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक हमारे हाथ नहीं आ जाता, मगर इस फिजिसिस्ट का दावा है कि ये उसे ढूंढने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वजह है उसके कॉस्मिक डांस पार्टनर। जो लोग सुपरनैचुरल और भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं वो मानते हैं कि रूहों की अपनी दुनिया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ दशक पहले फिजिसिस्टों को ऐसे पार्टिकल मिले थे जो भूतों जैसे ही नजर आते थे और वो किसी सॉलिड मैटर के आर पार चले जाते थे। उन्होंने उनका नाम न्यूट्रिनो रखा। न्यूट्रिनो की मदद से हम शायद उन भूत जैसे पार्टिकल की दुनिया का पता लगा सके जिनसे एक शैडो यूनिवर्स बना है। ब्राजील में पैदा हुए फिजिसिस्ट एंड्रे डी गोवेलिया ने अपना ज्यादातर करियर न्यूट्रिनो की स्टडी में ही बिताया है। न्यूट्रिनो काफी हद तक डार्क मैटर जैसे नजर आते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के से इंटरेक्ट करते हैं, मगर अब इतने साल बाद हम न्यूट्रिनो के बारे में इतना जान चुके हैं कि ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो पूरी तरह से डार्क मैटर नहीं है क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं। कॉस्मोलॉजिस्टों ने यह अंदाजा लगाया है कि हमारे ब्रह्मांड में कितना डार्क मास हो सकता है और वो ये बात दावे से कहते हैं कि उसमें से न्यूट्रिनो का परसेंटेज बहुत ही कम है। मगर न्यूट्रिनो में एक चौंकाने वाली बात भी नजर आई, उनका स्पिन करने का तरीका। आंड्रे का कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक छिपा हुआ कॉस्मिक डांस पार्टनर भी है, वो पार्टनर जिसके पास डार्क मैटर का बचा हुआ मास है। हर पार्टिकल की एक खास खूबी होती है जिसे स्पिन कहते हैं। हम जानते हैं कि मैटर पार्टिकल का स्पिन दो तरह का होता है और हम उन दोनों किस्मों को हैंडेडनेस कहते हैं। कुछ पर्टिकुलर को लेफ्ट हैंडेड कहते हैं तो कुछ को राइट हैंडेड। इसे आप पीछे खड़ी डांसरों के जरिए समझ सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग ने ब्रह्मांड में बराबर संख्या में राइट और लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल भर दिए थे। वो सभी अलग अलग डांस कर रहे थे और उनमें मास नहीं था, लेकिन फिर स्प्लिट सेकंड बाद हिग्स बोसोन हरकत में आ गए। उसने लेफ्ट और राइट हैंडेड पार्टिकल के साथ जोड़ी बना ली और उससे जोड़ी को मास मिल गया। जब हिग्स बोसोन उनसे जुड़ा तब हिग्स बोसोन की वजह से उन्हें आपस में बातचीत करने का मौका मिला और उन्होंने जोड़ियां बना ली। एक बार वो बातचीत शुरू हुई तो वो मास वाले पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जैसे पार्टिकल्स को मास मिला, मगर न्यूट्रिनो उन दूसरे पार्टिकल जैसे नहीं नजर आते। अभी तक जितने न्यूट्रिनो का पता लगा है वो सभी लेफ्ट हैंडेड लगते हैं और अकेले ही डांस करते हैं, मगर उन न्यूट्रिनो को मास कैसे मिला? आप जो देख रहे हैं वो लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने अभी तक इस न्यूट्रिनो का राइट हैंडेड रूप नहीं देखा है, लेकिन चूंकि अब हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिनो में भी मास होता है, इससे हमें तो यही लगता है कि न्यूट्रिनो का भी एक राइट हैंडेड पार्टनर जरूर होगा। हमारे डिटेक्टरों की पहुंच से काफी दूर एक राइट हैंडेड न्यूट्रिनो तो होगा जो लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो के साथ जोड़ी बनाकर उसे मास दे रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनजान पार्टिकल ही डार्क मैटर है? अभी तो हम यही कह सकते हैं कि वो हाइपोथेटिकल पार्टनर है, मगर हो सकता है कि वो राइट हैंडेड न्यूट्रिनो ही डार्क मैटर हो। वो आपस में बहुत हल्के में इंटरेक्ट करते हैं। आम न्यूट्रिनो के मुकाबले उनके बीच बहुत कम इंटरेक्शन होता है और डार्क मैटर भी ऐसा ही होता है, बहुत कम इंटरेक्ट करने वाला। इसी वजह से उसे हम आज तक नहीं देख पाए, जबकि वो ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही पैदा हुआ था और अभी भी वहाँ मौजूद है। राइट हैंडेड न्यूट्रिनो इतना मायावी है कि हम उसे आज की अंडरग्राउंड डार्क मैटर खोजों में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मगर आंड्रे मानते हैं कि उसे ढूंढने का एक और तरीका है, आसमान में देखना।
राइट हैंडेड न्यूट्रिनो पूरी तरह से स्थिर नहीं होते, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह कई बार बिखर जाते हैं और ऐसा होने पर वो एक्सरे लाइट का एक फ्लैश पैदा करते हैं। ये राइट हैंडेड न्यूट्रिनो की बहुत बड़ी खूबी है कि वो एक्सरे होते हैं, इसलिए हम उन राइट हैंडेड न्यूट्रिनो को डार्क मैटर भी कह सकते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हमें आसमान में उन इलाकों में देखना होगा जहां तारामंडलों से एक्सरे निकल रही है। सच कहे तो हाल में हुई स्टडी में कुछ ऐसे तारामंडल नजर आए हैं जिनमें एक्सरे की बड़ी गजब की एनॉमली थी। वो एनॉमली शायद प्रकाश और शैडो वाली दो दुनिया की सरहद है। मगर उस अंधेरे में क्या हो रहा है? कुछ एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि उन्हें कॉम्प्लेक्स शैडो यूनिवर्स के कुछ सबूत मिले हैं। वहां पर भूतों जैसी चीजें हमारे चारों ओर घुल मिल जाती हैं, यहां तक कि हमारे अंदर भी। ब्रह्मांड में डार्क मैटर के दो मास एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके टकराने पर क्या होगा? ज्यादातर साइंटिस्ट कहेंगे कि शायद कुछ नहीं होगा। डार्क मैटर देखने में तो ग्रेविटी की वीक फोर्स ही लगता है, मगर शायद वो डार्क मैटर के व्यवहार को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि वो शैडो यूनिवर्स कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल का बना हो। जब विल डॉसन एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं थे, तब वो ऑफशोर स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, मगर उन्होंने डार्क मैटर की तलाश के लिए अपने ग्लव्स और हार्ड हैट भी उतार फेंके। ये ऐसा फैसला था जिसके ऊपर उन्हें अफसोस नहीं हुआ। विल उन खुशनसीब साइंटिस्टों में से एक हैं जिन्होंने डार्क मैटर के स्पष्ट संकेत देखे, उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को देखा। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम ये कैसे मापें कि डार्क मैटर कहाँ पर है। हम उसे देख नहीं सकते, इससे प्रकाश भी नहीं निकलता। इसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में जब स्पेस टाइम फ्लैट हो तब प्रकाश हमेशा एक सीधी लाइन में जाता है, लेकिन जब उस स्पेस टाइम से एक मास दिखता है तब स्पेस टाइम मुड़कर डिस्टॉर्ट हो जाता है और तब प्रकाश स्पेस के उसी कर्वेचर पर चलता है। जब मास की वजह से प्रकाश में वो ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन होता है, तब विल जैसे एस्ट्रोनॉमर को डार्क मैटर के विशाल बादलों की सही पोजीशन जानने का मौका मिल जाता है। ये दूर दराज के तारामंडलों की डबल इमेज ढूंढते हैं, जिससे निकलने वाला प्रकाश बादल के दोनों किनारों पर मुड़ जाता है। डार्क मैटर के दो बादलों ने विल का ध्यान खींचा था। वो बादल बुलेट क्लस्टर का हिस्सा थे। पृथ्वी से कई 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर दो गैलेक्सी क्लस्टर की टक्कर हुई थी। हर एक में सैकड़ों गैलेक्सी क्लस्टर थे, या कह लीजिए हजारों तारामंडल थे। जब वो दोनों कॉस्मिक जायंट टकराए, तब वो तारामंडल एक दूसरे के पार चले गए, क्योंकि वो एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर थे। मगर उन तारामंडलों को हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जिन डिफ्यूज्ड बादलों ने घेर रखा था, वो एक दूसरे से जा टकराए। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स से उनके एटम्स गोली की शेप में चलने लगे। मगर डार्क मैटर के बादलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो एक दूसरे के पार जाते रहे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उस पावरफुल फोर्स को महसूस भी नहीं किया जो रेगुलर मैटर करते हैं। वजह थी ग्रेविटी की बहुत कमजोर फोर्स। विल ये देखकर बड़े हैरान थे कि हमारे ब्रह्मांड का इतना बड़ा हिस्सा अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं से अनजान कैसे है। क्या डार्क मैटर वाकई इतना डम मैटर है? हम जानते हैं कि वो ग्रेविटी के जरिए इंटरेक्ट करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डार्क मैटर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है? क्या डार्क यूनिवर्स उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना वो पहली नजर में दिखता है? विल ने एक कोलैबोरेशन करके ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या बुलेट क्लस्टर वाली टक्कर के बारे में जो एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन है वो डार्क मैटर की असलियत से अलग है। इस क्लस्टर के अंदर डार्क मैटर है भी या नहीं, आखिर क्या है? इसके बीच में डार्क मैटर तो है, मगर ये वो चीज नहीं जिसके बारे ये टीम कई और गैलेक्सी क्लस्टरों को देख रही है।
ये पता लगाना चाहती है कि क्या डार्क मैटर हमेशा अपने अंदर से निकल जाता है और अपने ही तारामंडल की सीध में बना रहता है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या उन तारामंडलों और डार्क मैटर्स के बीच जरा भी काउंटर बैलेंस है। अगर हमें वो काउंटर बैलेंस मिल गया तो उसका मतलब ये होगा कि डार्क मैटर सिर्फ अपने आप से ही इंटरेक्ट करता है। एक गैलेक्सी क्लस्टर ने इनका ध्यान खींचा था। वो भी बुलेट क्लस्टर जैसा ही था, लेकिन उससे ज्यादा पुराना और धीमा। इसीलिए इन्होंने उसका नाम रखा था मस्केट बॉल। मस्केट बॉल क्लस्टर अपने मर्जर फेस में काफी आगे निकल चुका था। बुलेट क्लस्टर में हमने देखा कि वो दो क्लस्टर के बाद एक दूसरे को पार करने लगे थे, लेकिन मस्केट बॉल क्लस्टर को अलग होने के लिए कहीं ज्यादा वक्त मिला था। जिस तरह से इटालियन फूड की प्लेट में सॉस, मीट बॉल्स और पास्ता होते हैं, वैसे ही गैलेक्सी क्लस्टर में गैस, गैलेक्सी और डार्क मैटर होते हैं। जिस तरह से खाने के स्वाद को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है, वैसे ही गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद चीजें भी बड़ी ही मेसी होती हैं। गैलेक्सी क्लस्टर भी हमारी इस फूड फाइट जैसा ही होता है। सिर्फ इन गैलेक्सी क्लस्टर के मर्जर ही बहुत मैसी नहीं होते, बल्कि इन गैलेक्सियों के बीच काफी स्पेस होता है और वो काफी हद तक मीट बॉल जैसे होते हैं, प्लेट पर एक दूसरे को पार कर जाने वाले। मगर गैस काफी हद तक सॉस जैसी होती है, जिसे प्लेट में डालते ही वो प्लेट से टकराती है और फिर वो वहीं पर रुक जाती है। मगर डार्क मैटर काफी हद तक पास्ता जैसा होता है, क्योंकि ज्यादातर पास्ता भी एक दूसरे में मिल नहीं पाता, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ डार्क मैटर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो बाकी सबसे थोड़ा धीमे भी पड़ गए। जब मस्केट बॉल के अंदर एक डार्क मैटर दूसरे डार्क मैटर से मिला, तब विल की टीम ने देखा कि ग्रेविटी से अलग एक फोर्स हरकत में आ गई है। अगर इन्हें इस बात से जुड़े और सबूत मिल गए तो हो सकता है कि ये जल्दी ही शैडो यूनिवर्स के दरवाजे पर भी पहुंच जाए। अगर हमें ऐसा ही काउंटर बैलेंस उन दूसरे मर्जरों में भी दिखा जो मस्केट बॉल क्लस्टर में नजर आया है, तो वो इस बात का सबूत होगा कि मर्जर के वक्त डार्क मैटर सिर्फ अपने आप से इंटरेक्ट करता है, और उससे ये साबित हो जाएगा कि एक और नई डार्क सेक्टर फोर्स भी है। थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजिस्ट जेम्स बुलॉक भी विल के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर क्या करना चाहता है। वो ये सिमुलेट कर रहे हैं कि गैलेक्सी क्लस्टर की टक्कर कैसी होनी चाहिए जब डार्क मैटर पार्टिकल के बीच अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ और फोर्स लग रही है। तो मैं बस उसे ही इंटरप्रेट करना चाहता हूं जो कि विल देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम आपस में टकराने वाली गैलेक्सी क्लस्टर का एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे होंगे, और फिर हम उस सिमुलेशन को चलाएंगे और उसमें एक वक्त पर हम डार्क मैटर के इंटरेक्शन को पूरी तरह से बंद कर देंगे। हम उसे दोबारा चलाएंगे, लेकिन इस बार हम सिर्फ डार्क मैटर के सेल्फ इंटरेक्शन को ही चलाकर ये देखेंगे कि क्या होता है। सवाल ये है कि उसमें कौन सा ब्रह्मांड नजर आता है। जेम्स के सिमुलेशन से तो यही लग रहा है कि डार्क मैटर को अपने आप से इंटरैक्ट ही करना चाहिए, वरना हमारा ब्रह्मांड वैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। अगर डार्क मैटर सिर्फ अपने आप से ही इंटरैक्ट करता है तो क्या वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में बदल चुका है? शायद वो उन तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड का पैरेलल वर्जन हो जिसे हम देख रहे हैं। अगर वो उस अंधेरे में घूम रहे हो और हमें नहीं दिख रहे हो, पर वो पृथ्वी से टकराने वाले हो, तो जब हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो हमारे जैसा ही नजर आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी नाक थोड़ी शिफ्टेड लगती है, आंखें भी अनबैलेंस नजर आती हैं। कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग ने पार्टिकल के मिरर इमेज पेयर बनाए थे, मगर वो रिफ्लेक्शन इतने डिस्टॉर्टेड थे कि हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते। वो मिरर पार्टिकल ही डार्क मैटर हो सकते हैं। अगर हमारा और हमारे रिफ्लेक्शन का कांटेक्ट हो जाए तो क्या होगा? मेलबर्न यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट फुट मानते हैं कि डार्क मैटर हमारी दुनिया में आ भी चुका है।
उनका कहना है कि हमने शायद उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आते वक्त महसूस भी किया। मुमकिन है कि डार्क मैटर के बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की सतह के नीचे दबे पड़े हों। रॉबर्ट का यह संदेह इस बात पर बेस्ड है कि ब्रह्मांड को सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसे शरीफों के खेल लॉन बॉलिंग की मदद से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। मैं चाहे अपने दाएं हाथ से गोल करूं या फिर अपने बाएं हाथ से, नतीजा तो वही होने वाला है। जब रॉबर्ट इन बॉल को लुढ़काते हैं तब उनके शरीर से जो फिजिकल फोर्स निकलती है वो बराबर ही होती है, भले ही वो अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करे या बाएं हाथ का। करीब करीब ऐसा ही उस वक्त भी होता है जब लेफ्ट और राइट हैंडेड पार्टिकल कुदरत की फंडामेंटल फोर्स से इंटरैक्ट करते हैं। जब एक लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को महसूस करते हैं तो वो एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ भी होता है जो न्यूक्लियाई के एटम को साथ में बाइंड कर देती है। जाहिर है पार्टिकल चाहे कोई भी हैंडेड हो, फोर्स अपना असर एक ही तरह से डालती है। मगर एक फोर्स ऐसी भी है जो इस लेफ्ट राइट सिमेट्री को नहीं मानती। वो फोर्स जिससे रेडियो एक्टिव डीके होता है, वीक फोर्स। वीक इंटरेक्शन में अगर मैं बाएं हाथ से गोल करूं तो बॉल टारगेट से टकराती है, लेकिन अगर मैं दाएं हाथ से गोल करता हूं तो बॉल टारगेट के पार चली जाती है। रॉबर्ट मानते हैं कि इस एनॉमली की मदद से डार्क मैटर को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड की सिमेट्री बनाने के लिए हमें बहुत ध्यान से देखना होगा आईने में। मैं आईने में देख रहा हूं और करीब करीब सिमेट्रिकल ही नजर आ रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। समस्या है मेरी घड़ी। मैंने इसे अपनी बाईं कलाई पर बांध रखा है, मगर आईने में ये दाईं कलाई पर दिख रही है। रॉबर्ट उस वीक फोर्स जैसे ही हैं जिनकी घड़ी बाईं कलाई पर ही बंधी रहती है, मगर इन्होंने इस एसिमेट्री को दूर करने का एक उपाय ढूंढ लिया है और ले आए हैं अपना ही एक और वर्जन। मान लीजिए कि मेरा जुड़वा भाई है और उसकी घड़ी बाईं कलाई पर नहीं बल्कि दाईं कलाई पर बंधी है। रॉबर्ट मानते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसी तरह से काम करते हैं। रॉबर्ट और उनके सहयोगी मानते हैं कि ब्रह्मांड को सही मायनों में सिमेट्रिकल बनाने के लिए वीक फोर्स की मिरर इमेज बहुत जरूरी है और उसे मिरर इमेज के उन पार्टिकलों पर असर भी डालना होगा जिन्हें मिरर मैटर कहते हैं। हर पार्टिकल का एक जुड़वा भाई होता है और जिस तरह से ऑर्डिनरी पार्टिकल अपने लेफ्ट हैंडेड स्पिन के साथ जोड़ी बना लेते हैं, वैसे ही मिरर पार्टिकल को अपने राइट हैंडेड स्पिन के साथ जोड़ी बनानी चाहिए। मिरर मैटर पार्टिकल बड़े स्थिर होते हैं और हमें नजर भी नहीं आते हैं, बिल्कुल डार्क मैटर की तरह। रॉबर्ट और इनके सहयोगी मानते हैं कि अगर वो सचमुच हैं तो वो डार्क मैटर हो सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एक और बड़ा मतलब भी होगा। उसका मतलब ये होगा कि हमारे ब्रह्मांड का भी अक्स उस दुनिया में बन रहा है जिसे हम देख नहीं पाते। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मिरर स्टार्स होंगे, मिरर सुपरनोवा होंगे। सच तो यह है कि ऑर्डिनरी मैटर के साथ जो कुछ भी होता है वो मिरर मैटर के साथ हो सकता है। मिरर प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी शायद हमारे ब्रह्मांड के अंदर उतनी ही जगह ले जितनी जगह रेगुलर मैटर ने ले रखी है, पर वो मिरर स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आएंगे। वो उस मैटर के पार चले जाएंगे जिसे हम जानते हैं। जब तक हम ये पता नहीं लगा पाते कि हम उस शैडो रेल्म से कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, तब तक हम ये कैसे जान पाएंगे कि रॉबर्ट की बात सही है। इनकी थ्योरी का सबूत तो शायद पहले ही पृथ्वी पर आ चुका है, एक मिरर मैटर एस्टेरॉयड के रूप में। जब हमारा सौर मंडल बना था तब पार्टिकल के झुंड दूर दूर तक फैले हुए थे और अगर उन्हें जरूरत लायक मैटर मिल जाता तब वो एस्टेरॉयड बना लेते और आज भी हमारे सौर मंडल में मौजूद हो सकते थे। कभी कभी वो पृथ्वी से टकरा जाते और तब बड़े चौंकाने वाले नजारे सामने आते हैं। अगर एक मिरर मैटर एस्टेरॉयड सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स पर रिस्पॉन्ड करता है तो वो हमारे पृथ्वी की सतह के पार भी निकल जाएगी और हमें पता तक नहीं लगेगा। मगर रॉबर्ट मानते हैं कि एक ऐसा तरीका है जिससे मिरर मैटर और रेगुलर मैटर इंटरैक्ट कर सकते हैं,
जब एस्टेरॉयड के मिरर फोटॉन्स पृथ्वी के ऑर्डिनरी फोटॉन से टकराते हैं तब दोनों पार्टिकल से फ्रिक्शन पैदा होता है। उससे इतनी गर्मी पैदा होगी कि एस्टेरॉयड आग का गोला बन जाएगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी। अंत में वो एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह के नीचे जाकर रुक जाएगा। इस तरह से एस्टेरॉयड पृथ्वी के नीचे जाकर रुक जाएगा, लेकिन उससे निकलने वाली एनर्जी चारों तरफ फैल जाए काफी दूर तक। हो सकता है उससे क्रेटर नहीं बने, पर उससे एनर्जी तो जरूर निकलेगी। उससे शायद जमीन पिघल जाए। सन 1932 में खोजकर्ताओं को लिबिया के रेगिस्तान में रेत के टीलों के ऊपरी परत के नीचे पिघले कांच की परतें मिली थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी दहकते एस्टेरॉयड के टकराने से पिघल गए थे, मगर क्रेटर कहीं नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पृथ्वी से एक रेयर मिरर मैटर एस्टेरॉयड के टकराने का सबूत हो? वहाँ क्रिएटर नहीं बना था, टक्कर के स्पष्ट संकेत नहीं थे, मगर ये एक बड़ा रहस्य है। उसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। मिरर मैटर और मिरर एस्टेरॉयड भले ही साइंस फिक्शन की बात लगते हो, मगर रॉबर्ट का कहना है कि उन्हें नहीं मानना भी एक एसिमेट्रिक ब्रह्मांड को कबूल करने जैसा ही है। लेकिन अगर शैडो यूनिवर्स हमारी दुनिया में आया है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ छिपा है। ये फिजिसिस्ट अब डार्क मैटर का एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रही है। ये अभी तक का सबसे सेंसिटिव डिटेक्टर बनाना चाहती हैं। समंदर में जाने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं को यह नहीं मालूम होता कि वो अब वापस जमीन पर कब तक पहुंच पाएंगे, मगर आज हम अपनी दुनिया को सेंटीमीटर में माप सकते हैं और जान सकते हैं कि हम किस जगह पर हैं और महाद्वीपों का टेक्टोनिक मूवमेंट कितना है। नक्शों से हमें अपनी दुनिया के इतिहास का पता लगता है और हम उनकी मदद से भविष्य का अंदाजा भी लगा सकते हैं। लेकिन हम डार्क मैटर के एक नक्शे के बिना उस शैडो यूनिवर्स का आखिर कैसे पता लगा पाएंगे? मिशिगन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की प्रोफेसर केटी फ्रीज को लगता है कि अब वो नक्शा बनाने का वक्त आ गया है। इसके लिए वो एक ऐसा डिवाइस बना रही हैं जो डार्क मैटर की फोटो ले सके। मैं अभी इस विशाल कैमरे ऑब्स्क्यूरा के अंदर बैठी हूँ। हम बाहर के लिए धूप से आने वाली लाइट देख रहे हैं। वो पेड़ों के बीच से गुजरती है, तब उसे एक पिन होल में कैप्चर कर लिया जाता है और फिर स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। हम ऑब्स्क्यूरा कैमरे से ये भी पता लगा सकते हैं कि वो लाइट किस दिशा से आ रही है। अभी तक डार्क मैटर का पता लगाने वाले जितने भी डिवाइस बने हैं वो सब सिंपल डिटेक्टर थे। उनसे पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी का पता नहीं लगता था। केटी एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहती हैं जिससे डार्क मैटर के आने के रास्ते का पता लगे और तब ये अंदाजा लगा लेंगी कि वो कहां से आ रहा है। इनके डार्क मैटर कैमरे में एक बिल्कुल ही अलग लेंस लगा है, डीएनए। हमने शुरुआत में डीएनए के लाखों करोड़ों स्ट्रैंड्स लिए और उन्हें सोने की पतली सी प्लेट से जोड़ दिया। जब डार्क मैटर के पार्टिकल आएंगे और वो जैसे ही उस गोल्ड प्लेट से टकराएंगे, तब डार्क मैटर पार्टिकल एक गोल्ड एटम को भी डीएनए की उन लटकते स्ट्रैंड से टकरा देंगे। केटी के डिटेक्टर में थोड़ी फिजिक्स है, थोड़ी बायोलॉजी, और जिस तरीके से वो डार्क मैटर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, वो फॉरेंसिक है। हमने डीएनए के साथ अपने डार्क मैटर डिटेक्टर का एक मॉडल बना लिया है, जिसके 3 भाग हैं। उसमें डीएनए के लटकते स्ट्रैंड हैं, एक गोल्ड प्रोजेक्टाइल है, यानी वो एटम जो डीएनए को पार करके जाएंगे, और डार्क मैटर। जिस तरह से एक गन से निकली गोली एक गोल्ड पैलेट को एक निश्चित रास्ते पर ले जाती है, उसी तरह से जब आउटर स्पेस से एक डार्क मैटर पार्टिकल आएगा और एक गोल्ड एटम से टकराएगा तो वो उसे भी उसी ट्रेजेक्टरी पर आगे ले जाएगा। जब तेजी से भागता हुआ गोल्ड एटम डीएनए के लाखों करोड़ों स्ट्रैंडों से टकराएगा, तब वो डीएनए के सफाई से कटे हुए टुकड़ों को जमीन पर गिरा देगा। ये काम मजेदार है और काम भी कर गया।
इसमें गोल्ड प्रोजेक्टाइल यहाँ तक आया और हमने देखा कि आगे बढ़ते वक्त उसने डीएनए स्ट्रैंडों को काट डाला है। अब हम डीएनए के टूटे हुए स्ट्रैंडों को एनालाइज कर सकते हैं। हर स्ट्रैंड से हम ये जान सकते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का सही क्रम क्या था, ए, जी, सी, और इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं कि डीएनए का ये सेगमेंट कहाँ से टूटा है। केटी टूटे हुए सैकड़ों डीएनए स्ट्रैंडों को एनालाइज करके ये पता लगा सकती हैं कि गोल्ड एटम किस रास्ते से गया है, और तब इन्हें डार्क मैटर पार्टिकल के असली रास्ते का भी पता लग जाएगा। डीएनए इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल सही मटेरियल है। इसका इस्तेमाल करके हमें जो एक्यूरेसी मिलेगी वो अभी तक इस्तेमाल की गई किसी भी चीज से 1000 गुना ज्यादा होगी। वक्त के साथ अनगिनत डार्क मैटर पार्टिकल अनगिनत गोल्ड एटमों को प्रोपेल करेंगे और उनमें से हर एक डीएनए फील्ड में एक अलग रास्ता बनाएगा। उनकी मदद से धीरे धीरे केटी एक ऐसी तस्वीर बना सकती हैं जिससे ये पता लगेगा कि डार्क मैटर पार्टिकल कहां से आ रहे हैं। पीछे जाकर हम ये देख सकते हैं कि गोल्ड बुलेट कहाँ से आई थी और उससे हमें ये पता लग जाएगा कि सारा डार्क मैटर कहाँ है, वो कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। फिजिसिस्ट अब डार्क मैटर का पता लगाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं और उन्हें शैडो यूनिवर्स के आकार का भी अंदाजा होने लगा है। लेकिन क्या वो शैडो खुद भी एक शैडो है? क्या हमें और उस शैडो यूनिवर्स को एक और डार्कर एंटिटी चला रही है, वो जो सृष्टि के छोर के पार रहती है? स्पेस प्रोब से हमें यह पता लग चुका है कि बिग बैंग के ठीक बाद हमारा ब्रह्मांड कैसा नजर आता था। उनसे पता लगा है कि मैटर और डार्क मैटर चारों तरफ बराबरी से फैल गए थे, लेकिन ज्यादा करीब से देखने पर पता लगता है कि आसमान में एक दरार है, एक ऐसी लाइन जिससे साफ दिखता है कि उसके एक तरफ का ब्रह्मांड दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो क्या वहां कोई और बड़ी चीज है हम जो देख पाते हैं उसके पार? वो साया जो हमारे ब्रह्मांड को होल्ड करता है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसे कंट्रोल करता है। ड्रैगन हुटेटर एन आर्बर मिशिगन में एक कॉस्मोलॉजिस्ट है। ये उन पहले लोगों में से एक हैं जिन्होंने बिग बैंग के यूनिवर्सल एको की रिंकल देखी थी। उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड असल में बिग बैंग से बचा हुआ रेडिएशन है और आज से 1400 करोड़ साल पहले जब हमारा ब्रह्मांड काफ़ी छोटा और नया था तब वो पार्टिकल से भरे एक डेंस सूप से सा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ा और ठंडा होता गया वो सूप भी ठंडा हो गया। आज हम पूरे ब्रह्मांड में उस प्राइमोर्डियल रेडिएशन का टेम्परेचर माप सकते हैं। हम काफी बड़ी संख्या में मौजूद माइक्रोवेव पैचेस को माप सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम ड्रैगन के पसंदीदा खेल बास्केटबॉल की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और बास्केटबॉल कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अलाइनमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस बास्केटबॉल कोर्ट पर जिमी किंग भी है जो मिशिगन यूनिवर्सिटी के फॉर्मल बास्केटबॉल लेजेंड है और उनके साथ विली वेंस भी हैं। ये अपनी शूटिंग से हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की अलाइनमेंट दिखाएंगे। यहाँ हूप से कोर्ट को देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पृथ्वी पर से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देख रहे हैं। ड्रैगन इस गेम में कामयाब और नाकाम शॉट्स की तुलना करके शुरुआती ब्रह्मांड के टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड फ्लक्चुएशन में हॉट और कोल्ड स्पॉट है और उसी तरह से बास्केटबॉल में भी कामयाब और नाकाम शॉट होते हैं और हम कामयाब शॉट को लाल से और नाकाम शॉट को नीले से दिखा रहे हैं। ड्रैगन ने आधे कोर्ट में कामयाब और नाकाम शॉट्स का एक नक्शा बनाया। नतीजों से पता लगा कि दोनों बराबर ही थे, यानी वो आधे कोर्ट के दोनों तरफ सिमेट्रिकल थे। अगर जिमी और विली एक जगह से एक शॉट मार सकते हैं तो वो कोर्ट के दूसरी तरफ से भी वैसा ही शॉट मार सकते हैं। मतलब ये कि कोर्ट पर कामयाब और नाकाम शॉट का डिस्ट्रीब्यूशन करीब करीब बराबर है। जितने शॉट कामयाब हुए करीब करीब उतने नाकाम भी हुए। ड्रैगन और दूसरे रिसर्चर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में भी यही पाने की उम्मीद कर रहे थे। ब्रह्मांड में कहीं भी देखने पर हॉट
और कोल्ड टेम्परेचर का बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब ड्रैगन और इनके साथियों ने उस पैटर्न को ध्यान से देखा तो इन्हें वो बिल्कुल नहीं दिखा। वो इतनी चौंकाने और परेशान करने वाली चीज थी कि कॉस्मोलॉजिस्टों ने उसका नाम रख दिया एक्सेस ऑफ ईवल। आसमान में वो अलाइनमेंट लगभग उसी वक्त नजर आए थे जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक्सिस ऑफ एविल टर्म इस्तेमाल की थी, और उसी वजह से इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने उसका नाम भी एक्सिस ऑफ एविल रख दिया। मगर हम ये नहीं जानते कि वो एक्सिस वाकई में ईविल है या नहीं। हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा को एनालाइज करते वक्त देखा कि एक दिशा बड़ी ही खास है। अगर हम बास्केटबॉल की भाषा में कहें तो बास्केट के लिहाज से वो एक दिशा में झुकी हुई थी। जिस कोर्ट पर जिमी और विली खेल रहे हैं उसका एक कोना अगर अचानक ही शिफ्ट हो जाए तो वो एक खास एंगल पर झुक जाएगा और वहां से शॉट मार पाना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद कोर्ट के किसी भी हिस्से से बराबरी से कामयाब और नाकाम शॉट मारना मुश्किल हो जाएगा। हमें कोर्ट के इस हिस्से में ज्यादा ब्लू डॉट दिख रहे हैं, जिससे पता लगता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। अगर बास्केटबॉल कोर्ट पूरी तरह से फ्लैट नहीं हो तो एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ड्रैगन मानते हैं कि ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा ही है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड फ्लक्चुएशन में हमने देखा कि हॉट और कोल्ड स्पॉटों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। वो आसमान में एक तरफ जिस तरह से लाइन अप हो रहे हैं उस तरह से दूसरी दिशाओं में नहीं हो रहा है। इससे यह पता लगता है कि शायद ब्रह्मांड के उस हिस्से में कुछ गड़बड़ है। सबसे बड़े हॉट और कोल्ड स्पॉट उस एक्सिस पर अलाइन थे जो ब्रह्मांड को बीचों बीच से काट रही थी। इससे पता लग रहा था कि ब्रह्मांड की शेप किसी वजह से डिस्टॉर्ट हो गई है। सवाल है कि पूरे ब्रह्मांड की शेप आखिर किसने बदल दी? हम अभी दावे से नहीं कह सकते कि इसकी वजह क्या है। क्या यह अचानक ही हो गया या फिर इसकी वजह भी शुरुआती ब्रह्मांड से जुड़ी है। यह भी हो सकता है कि एक्सिस ऑफ एविल के ऐसे अलाइनमेंट की वजह से वो स्ट्रक्चर हो जिन्हें हम नहीं देख पाते, मगर वो वही हैं और ऐसे अलाइनमेंट कर रहे हैं। जिस तरह से प्रकाश वाली दुनिया को डार्क मैटर ने गढ़ा था, शायद उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को एक और डार्कर एंटिटी ने गढ़ा। क्या शैडो यूनिवर्स की भी एक शैडो है? वो चीज जो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को कंट्रोल करता है। हम तो रात के अंधेरे को अक्सर खाली खाली ही मानते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद अंधेरा खाली नहीं होता। उसके अंदर वो अनोखी चीजें भरी हैं जिन्होंने एटम और प्रकाश से हमारी दुनिया को जैसा हम आज उसे देख रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि डार्क मैटर तो सच्चाई की एक बहुत बड़ी सतह पर सिर्फ एक छोटा सा थप्पा भर हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो शैडो यूनिवर्स शायद स्पेस और टाइम की सरहदों के पार हो और हमने शायद अभी उसके सिर्फ सपने देखना ही शुरू किया है।